हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपका बीएससी थर्ड सेम का इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आपके पास जो टॉपिक रहेंगे आपकी बार वो है डी ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम इसके बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, आज की वीडियो मोस्टली इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा जो आपने पहले करा हुआ है, जैसे इसका डेफिनेशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों इसको बोलते हैं। जनरली जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। देखिए पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आएगा सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल। इसके अंदर हम शिल्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरली आप पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको आज कुछ एक्सेप्शनल जो बिहेवियर दिखाती है, कई ऐसे एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डेफिनेशन में आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है डेफिनेशन हमारे पास आता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इससे पहले आप एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ के आते हैं। जनरली हमने पढ़ा था कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यदि वो एस ऑर्बिट के अंदर एंटर करता है तो उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे। इसी प्रकार यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है, यदि वो पी में हो रहा है, पी ऑर्बिट के अंदर, तो उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे। इसी प्रकार लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी में एंटर हो रहा है, डी ऑर्बिट के अंदर, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं जिसको हम, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल, या आप इसको इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये सीधा सा डेफिनेशन है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, या लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी ऑर्बिट में एंटर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट हम इसको बोल रहे हैं। एक इसका दूसरा नाम आपने सुना होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, एक तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट हम कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा आपने इसी का दूसरा नाम सुना है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां टी का मतलब ट्रांजिशन है। ठीक है, अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। हम बोलते तो हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इसके अंदर पार्शली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल हो सकता है। कहता है कि दोज एलिमेंट, अगर हम डी ब्लॉक की एक्चुअल जो इसके डी ब्लॉक का जो डेफिनेशन है प्रॉपर लिखें तो क्या आता है कि दोज एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड डी सबसेल, जिसके अंदर दोज एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड डी सबसेल, डी ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इसको, डी सबसेल भी बोल देते हैं। ठीक है, पार्शियली फिल्ड डी सबसेल और फुल फिल्ड डी सबसेल। इसमें पार्शियली फिल्ड भी होता है और फुल फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड, इसको हम कंप्लीटली फिल्ड लिख लेते हैं।
कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, दोनों होंगे, कंप्लीटली हो चाहे हाफ फिल्ड हो या पार्शली फिल्ड हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, जिसके अंदर पार्शली फिल्ड डी सबशेल होता है, ओनली पार्शली फिल्ड डी सबशेल। इसके अंदर ओनली पार्शली फिल्ड डी सबशेल होता है इन देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि किसी भी कैटायनिक फॉर्म में, जो भी स्टेबल कैटायनिक फॉर्म में अगर उसमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। इसी के बेसिस पे हम कुछ और डिफरेंस भी ला सकते हैं, जैसे कुछ और डिफरेंस क्रिएट ये हो गया है कि इसमें देखिए पार्शली फिल्ड भी है और कंप्लीटली फिल्ड भी है, यानी ये पैरामैग्नेटिक भी होंगे, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक भी होंगे, पैरा भी होंगे और डाया भी होंगे, ओनली पैरामैग्नेटिक। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इसमें पार्शली फिल्ड डी सबशेल है, तो पार्शली फिल्ड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ओनली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, ये कलर शो कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे, कलर और कलरलेस। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, क्योंकि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पार्शियल फिल्ड डी सबशेल है, इसलिए ये कलर शो करते हैं। ये सभी के सभी कलर शो भी कर सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी ऑर्बिट, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी ऑर्बिटल में, तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, जिसके अंदर पार्शली फिल्ड डी सबशेल होगा या कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो, उसको भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा इनका नाम ट्रांजिशन मेटल होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसके अंदर पार्शली फिल्ड डी सबशेल होता है, देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 कुछ भी हो सकती है। अगर उसके अंदर पार्शली फिल्ड डी सबशेल है तो उसको हम ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये इसके कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे पास पार्शियल फिल्ड डी सबशेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, उसके बेसिस पे ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये था हमारा डेफिनेशन। अब सेकंड टॉपिक आता है पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल का बहुत महत्व है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे पहले आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ के आए हो, उसको भी आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा होगा कि वो कहां पे लाइक करते हैं। उसी प्रकार आज हम जानेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहां पे लाई करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, पोजीशन की यदि हम बात करें तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, दिस एलिमेंट लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में लाई करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। और यहां पर भी दो सीरीज होती है ऐसे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आप देखिए हमारे पास जो ये फर्स्ट टू ग्रुप होते हैं इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, ये जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जनरली देखिए इनके पास पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, जैसे हमारा इसमें लिथियम सोडियम पोटासियम आता है तो जनरली इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे एलिमेंट हैं ये, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, नाम क्या है इनका, एस ब्लॉक एलिमेंट इनको हम बोल देते हैं। अब यदि हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास 6 ग्रुप होते हैं 13 से लेके 18 तक, और इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आपने हैलोजेंस देखे होंगे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपने याद रखना है कि ये सभी के सभी कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप देखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो ये बीच में लाई करते हैं ये हाईली यहां पर देखिए इस तरह की 4 सीरीज होंगी, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। जो सबसे पहली होगी उसको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। ठीक है, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, दोनों नाम हो सकते हैं इसके। इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज यानी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहां पर 6D आता है, इसको हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं। ठीक है, इन सभी का फिगर आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं कि 3D, 4D, 5D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लाइक करते हैं। अब जो ये ग्रुप 3rd से लेके ग्रुप 12 तक का जो ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल होता है, इसको हम पूरे को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि पोजीशन कहां पर होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो आपने बताना है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो ये है हमारे पास ये सारे की सारी जो 4 सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज, ये सारी की सारी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप अगर पूछे कहां से कहां तक लाइक करते हैं, ग्रुप 3rd टू ग्रुप 12 तक। ठीक है, ग्रुप 3rd से लेके ग्रुप 12 तक हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब इन्हीं के बीच में यहां पर एक लैंथेनॉइड आता है और एक एक्टेनॉइड आता है 6D सीरीज में। 5D में लैंथेनॉइड और इसमें एक्टेनॉइड, तो यहां पर बीच में जो है ये 2 सीरीज लाई करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें फर्स्ट 2 ग्रुप है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो लास्ट के 6 ग्रुप है, ठीक है, इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं और हाईली
इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होते हैं। और जो बीच में लाई करते हैं इन दोनों के, उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। और जो ये बॉटम में लाई करती हैं दो सीरीज जो बॉटम में दी गई हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। पोजीशन अच्छे से पता लग गई होगी आपको कि कैसे पोजीशन ये लाई करते हैं। अगर आपको पोजीशन के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आपने ऐसे डायग्रामेटिकली इसको बना के अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो हमारे पास देखिए 4 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक के अंदर। एक 3D सीरीज होती है जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है। ऐसे ही 4D सीरीज है, इसमें भी 10 एलिमेंट आते हैं। 5D सीरीज में भी 10 एलिमेंट और 6D सीरीज में भी 10 एलिमेंट। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टोटल जो ट्रांजिशन मेटल है, अगर आपको पूछा जाए टोटल ट्रांजिशन मेटल, तो टोटल ट्रांजिशन मेटल कितने होंगे, 40। या आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में फिलिड जो जिनके पास कंप्लीटली फिलिड डी ऑर्बिटल होता है वो नहीं आते हैं। ठीक है। जनरली आपको ट्रांजिशन मेटल के बजाय डी ब्लॉक एलिमेंट यहां पे पूछा जा सकता है। तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने होंगे, 40 होंगे। ठीक है। तो इस तरह आपने डी ब्लॉक एलिमेंट बताने होते हैं। आपको पोजीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन, या सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल इन डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए एनर्जी लेवल्स के बारे में हम जनरली पढ़ेंगे, या फिर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर एनर्जी लेवल, कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल। देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, तो देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जो डी ब्लॉक में जो है 21 से स्टार्ट होता है, और 3D की मैं बात कर रहा हूं, जो 3D सीरीज है 21 से 30 तक है। तो उसके अंदर 3D में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने 4 सीरीज पढ़ी हैं। एक होता है 3D सीरीज। ठीक है। इसके अंदर जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर कर रहा है, 3D में एंटर करेगा। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 3D जो हमारे पास ऑर्बिटल है उनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। इसी तरह 4D में करेगा, और 5D में 5D, और 6D में 6D। अब जनरली हम एनर्जी का सीक्वेंस देखेंगे। हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल। देखिए एनर्जी लेवल के सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ओनली 1s में फिलअप होते हैं। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो इसके लिए 4s, 4p, 4d या 4f सबकी एनर्जी इक्वल होती है। सबकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओनली कहां पे प्रेजेंट है, 1s में। तो 2s, 2p की वैल्यू क्या है इसके लिए, इक्वल है। ठीक है। 3s, 3p, 3d की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है। लेकिन यदि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, ये तो क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 4s, 4p के बराबर होगा, सबकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन
सिस्टम। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, जैसा कि हम डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, जब 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं तो उसके बाद जो है 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद जब पोटाशियम की बारी आती है, 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद जब हमारे पास पोटाशियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, ठीक है। और 18 इलेक्ट्रॉन तक जो है इसको हम आर्गन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि आर्गन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, तो इसकी जगह पे हम आर्गन लिख सकते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब जब हम पोटाशियम की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाना चाहिए था, लेकिन वो 3d में न जाके 4s में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। अब ये इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सेल हम बात करें, पहले फर्स्ट सेल आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड आता है, उसके बाद फोर्थ आता है, लेकिन अब यहां पर 3d सेल नहीं आ रहा है, तो हम क्या है फोर्थ सेल स्टार्ट करके और s में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब 4s में पहले इलेक्ट्रॉन होंगे, अब जिसका एटॉमिक नंबर 20 होगा उसके अंदर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद जब स्कैंडियम आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 21 होगा, तो अब जो है 3d में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने स्टार्ट होंगे। इसका मतलब 4s की एनर्जी कम है 3d से, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस में आपको बता देता हूं कि सीक्वेंस कैसे होता है, उसके बाद हम इसका रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए यदि मैं सीक्वेंस की बात करता हूं, देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास, और जब हम 18 इलेक्ट्रॉन से ऊपर चले जाते हैं तो तब हमारे पास एनर्जी लेवल जो होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आता है। उस चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यदि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मान लो 3d के जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो, तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस को रिमाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इसको इस टाइप से लिख लीजिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ठीक है। चलो यहीं तक कर लेते हैं। 1s के बाद कोई भी ऑर्बिट नहीं आता है, 2s के बाद आता है 2p, 3s के बाद आता है 3p 4p 5p और 6p। यहां पर आता है 3d 4d 5d, यहां पर 4f 5f, ठीक है। तो आपने देखिए कैसे याद करना है सीक्वेंस को, आपने ऐसे याद करना है, जैसे मैं आपको ये एरो लगा रहा हूं तो आपने ऐसे फिलअप करनी होती है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखोगे बस इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, ठीक है। इसको रिमाइंड कर लीजिए। 1s सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप करेंगे, 1s में। इसके बाद 2s, इसके बाद क्या आता है 2s, यानी यहां से हम मुड़ के जाएंगे वापिस यहां पर, ठीक है। इसके बाद 2p और देन 3s, पहले 2p उसके बाद 3s, इसके बाद पहले 3p और 3p के बाद 4s। अभी अभी हमने पोटाशियम का देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर 3p के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप हो रहे थे, 4s में। तो आपने इसको ऐसे याद करना है
इस टेबल को आप 1-2 बार बना लीजिए और इसको करके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जनरली कभी कई बच्चों को ये आता भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इससे पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बाद है 3D, फिर 4p और 5s। ठीक है, इसके बाद 4s के बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन किस में जाना स्टार्ट हो गए थे, 3D में। 3D के बाद 4p फिलअप होता है और उसके बाद 5s में इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 5s के बाद वापिस 4D, आगे क्या फिलअप होना स्टार्ट होगा, 5s के तुरंत बाद 4D में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद 6s आएगा और 6s के बाद देखिए पहले तो होगा 4f। पहले क्या फिलअप होगा, 4f। तो 4f मैंने आपको बताया था कि f ब्लॉक एलिमेंट है, जो हमारे पास 5D सीरीज आती है, उसके बीच में ही पहले क्या इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होते हैं, 4f में फिलअप होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहले 4f में होंगे, 5D और 6p में। इसी प्रकार नेक्स्ट चलता रहेगा। ये आपने टेबल ऐसे ही क्रिएट करना है और इसको रिमाइंड रखना है। ये क्या है, सीक्वेंस है एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, कि कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसके अंदर देखिए जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होंगे। सबसे पहले किसमें हो रहे हैं, 1s, यानी इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s और 3d। तो यहां हमें पता लगा कि 4s की एनर्जी कम है किससे, 3d से। ठीक है, तो ये चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जनरली हमारे पास क्या है, जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी दिखाते हैं कि एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए एनर्जी लेवल कुछ इस तरह के होते हैं। मैं आपको पहले ग्राफ दिखा देता हूं, आपको ग्राफ फिगर में भी नजर आ रहा होगा और मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, यहां पर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर 1 हो सकता है, 2, 3, 4। ये 1s में एक ही होता है, 1s। 2s के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, एक होता है 2s और एक होता है 2p। सबसे नीचे है 1s, यानी इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s, फिर 2p। अब 3s में 3 होते हैं। ठीक है, एक तो होता है 3s, दूसरा होता है 3p और तीसरा होता है 3d। अब जो 3d होता है वो कुछ इस तरह का होता है और 4s जो होता है वो ऐसे होता है। इसके बाद 4p है और 4d में भी ऐसा ही होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, फिर 4f आता है। ठीक है, यानी जब हम 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेते हैं, यहां तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट होता है एनर्जी लेवल्स में। जैसे आपने देखा कि 4s जो है उसकी एनर्जी कम हो गई है एक जगह जाके 3d से। ठीक है, 3d से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इस तरह का चेंज हम देखते हैं। ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, हम 2 तरह की इफेक्ट पढ़ेंगे। एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, देखिए एक है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और दूसरा है पेनिट्रेशन पावर। दूसरा क्या होता है, पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन पावर। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए, जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जैसे जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं और जब हम 18 इलेक्ट्रॉन से आगे जाते हैं, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जैसे न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले में 8 है। ठीक है, अगले में फिर 8 है,
तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और एक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जो न्यूक्लियर और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है वो क्या है, एक चार्ज है, जिससे क्या है न्यूक्लियस इसको बांधे हुए है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, उससे वो क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना नहीं लग पा रहा है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू द शिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो शिल्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन के बीच में, शिल्डिंग क्या है, मान लो जितना चार्ज इसके ऊपर लगना चाहिए था उतना नहीं लग पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो काफी ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं। अगर ये इसको किसी भी वैल्यू से रिपेल कर रहा है अंदर का इलेक्ट्रॉन, तो जितना चार्ज इसके ऊपर लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा, क्योंकि ये कुछ रिपेल भी हो रहा है, ठीक है। तो यानी जितना अट्रैक्शन होना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ पे उतना नहीं होता है, और इसको हम जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। इसको हम जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। या फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जो एक्चुअल में चार्ज लग रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है वो देखिए। अब जो शिल्डिंग इफेक्ट है, अब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था उसके अंदर तो हम मान रहे थे कि जो 4s है उसकी एनर्जी 4p और 4d और 4f की इक्वल है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तब इनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। हम देखते हैं कि 4s 4p और इनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट वहां पे लगता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमारे जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप है, उनमें आपस में रिपल्शन हो रही है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। अब आता है कि इसका ऑर्डर क्या है शिल्डिंग इफेक्ट का। तो देखिए जब मैं ऑर्डर की बात करता हूं, यदि मैं एस ब्लॉक जो एस होता है, जो एस ऑर्बिटल है उसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी एंड एफ। अब ऐसा क्यों है? देखिए जो शिल्डिंग होगा वो एस के, जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर ज्यादा होगा शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। पी के अंदर उससे कम, डी के अंदर उससे कम और एफ के अंदर सबसे कम। यह है ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। अब शिल्डिंग इफेक्ट तो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे आ रहा है कि जो जितना न्यूक्लियर चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगना चाहिए था उतना नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा सबसे ज्यादा किसके केस में होता है, यदि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर शिल्डिंग इफेक्ट मोर लगता है एज कंपेयर टू p, d एंड f। ऐसा इनकी शेप के ऊपर भी डिपेंड होता है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू शेप। अब इनकी शेप भी अलग अलग होती है। आपने देखा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनकी शेप तो हम पहले पढ़ के आए हैं। तो शेप की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। यानी जो डिफरेंस आ रहा है, कहता है कि द डिफरेंट सब सेल इन द सेम प्रिंसिपल सेल आर नॉट शिल्डेड टू द सेम एक्सटेंट। अगर एक प्रिंसिपल सेल है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे प्रिंसिपल सेल है 4, यदि मैं n की वैल्यू क्या लेता हूं 4, तो 4 के अंदर 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा, लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट सबका इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों है कि शिल्डिंग इफेक्ट इक्वल नहीं है? तो ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो sp d f जो हमारे पास ऑर्बिटल है,
आर शील्डेड डिफरेंटली ड्यू टू देयर डिफरेंट शेप, क्योंकि इनका शेप क्या है, डिफरेंट है, उसकी वजह से क्या है, इनका शील्डिंग इफेक्ट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यानी यहां से हमें एक बात पता लगी कि डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग, तो दे अट्रैक्ट टू द डिफरेंट एक्सटेंट बाय द न्यूक्लियस। अब जो अगर शील्डिंग अलग अलग है तो जो अट्रैक्ट करने की पावर है न्यूक्लियस की किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मान लो कोई भी ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, तो इसको जो अट्रैक्ट करने का जो एक्सटेंट है, जिस भी एक्सटेंट से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट क्या है, डिफरेंट है। 4s के केस में ज्यादा होगा, 4p, 4d और 4f के। ठीक है, तो सभी के केस में शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है, उसकी वजह से जो ये एक्सटेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, या जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या है, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद आता है पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, देखिए हमने अभी अभी एग्जांपल पढ़ा था एक पोटाशियम का, कि जब हम पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो वो पोटाशियम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट से, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसमें जो है 4f में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने लगते हैं, ना कि 3d में। होने तो 3d में चाहिए थे, लेकिन 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ऐसा क्यों है, ये हम पेनिट्रेशन पावर से पता करेंगे। देखिए पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, अब जो डिफरेंट सबशेल होते हैं उनका डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर होता है। पेनिट्रेशन पावर भी क्या है कि किसी सबशेल में यदि इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस यदि किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, या मूवमेंट हो रही है किसी भी ऑर्बिट के न्यूक्लियर की तरफ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उसका पेनिट्रेशन पावर के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए यदि मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो इसका ऑर्डर भी सेम एज इट इज है शील्डिंग की तरह, कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो नियर होते हैं न्यूक्लियस के, तो उसके बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा। आपको पता है कि पहले एस ऑर्बिटल है वो नियर में होते हैं न्यूक्लियस के, सबसे पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी और फिर एफ। तो एस जो है वो ज्यादा क्लोज होते हैं, इस वजह से क्या है, ये इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यानी पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, यदि एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आप देखिए यदि पोटाशियम की हम बात कर रहे थे तो 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ना कि 3d में। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ये 4s है और s के केस में पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, तो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करते हैं, 4s में। तो पेनिट्रेशन पावर इसका रीजन है कि पेनिट्रेशन पावर 4s की कम है, किससे, सॉरी, पेनिट्रेशन पावर जो है 4s की ज्यादा है, क्योंकि s ऑर्बिटल की ज्यादा होती है p से d से, तो 4s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। यदि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा क्लोज होगा किसके, न्यूक्लियस के। यदि क्लोज ये है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होंगे और उसके बाद इसके बाद किसमें, 3d में फिलअप होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इससे नेक्स्ट आता है, ये हमारा क्या था, सीक्वेंस था, कि एनर्जी लेवल का सीक्वेंस कैसे होता है, वो भी हमने जान लिया है। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हमने जान लिया है कि शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, क्या ये होता है और किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा हमने पेनिट्रेशन पावर के बारे में जान लिया है कि पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, जो अट्रैक्ट करने की पावर है किसी भी ऑर्बिट को न्यूक्लियस के द्वारा, उसको हम पेनिट्रेशन पावर बोल रहे हैं। वो एस की ज्यादा होती है, पी की कम और डी ऑर्बिटल की उससे कम और एफ की सबसे कम। तो यही रीजन है कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होते हैं और 3d में बाद में फिलअप होते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे। डी ब्लॉक हमारा चैप्टर है, तो हम डी ब्लॉक के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब देखिए, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास है n-1 तो d ऑर्बिटल होगा, जिसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, और ns होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 1 हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर ये तो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है, और उसे ठीक पहले वाला जो होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी जो पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जनरली 1 या 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं, उसके बाद हम जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है कॉन्फ़िगरेशन उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको फिगर में देखिए सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हैं, आप इनको बहुत ध्यान से देखिए और इनको निकाल के देखिए। वैसे कि आपको ये पहले भी सिखाई जाती है, जब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया गया होगा स्टार्टिंग में +1 +2 में भी ये टॉपिक आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सिखाई जाती है। यहाँ पर जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयंस का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जनरली स्कैंडियम हमारे पास होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अब देखिए जो 18 तक इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ पर आर्गन लिख देते हैं। ठीक है, ये आर्गन है जिसमें क्या है 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है 4s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और 3d में कितने होते हैं 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 3d में है, देखिए 18 और 2 20 और 1 21। ठीक है, इसी प्रकार यदि एटॉमिक नंबर 22 होगा तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन है, ऐसे कैसा रहेगा, अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा d में, 4s2। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस इस सीरीज के अंदर, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 3D सीरीज भी बोल देते हैं, तो इस सीरीज के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट आते हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं। सबसे पहला आता है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 24। अब इसके केस में क्या होता है, देखिए 3D में 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ऐसे याद रखिए। 21 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो d में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 3, 4 है तो 4, d में 4 होने चाहिए और 4s में 2। लेकिन ऐसा ना हो कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह की होती है, आर्गन 3d5 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है कि जनरली जो d ऑर्बिट है यदि वो फुल फिलिड या हाफ फिलिड होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो जनरली d ऑर्बिटल है तो वो फुल फिलिड और हाफ फिलिड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये सभी के केस में है। जो भी हमारे p ऑर्बिटल होते हैं वो भी हाफ फिलिड और फुल फिलिड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से s से 1 इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो गया है, d में। अगर आपको कोई ये पूछे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इनकी एनर्जी है वो कंपेरेबल है, एनर्जी जो है एक दूसरे के आसपास है, एनर्जी डिफरेंस कम है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तभी यहां पर d में 5 है, 4s में 1। और एक लास्ट में कॉपर आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 29। उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है। वैसे तो यार 3D में 9 होना चाहिए था और 4s में होना चाहिए था 2, लेकिन ऐसा ना हो कि यहां पर d में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में होते हैं 1। ठीक है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, अब इसमें t में 10 क्यों आए हैं, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये फुल फिलिड हो गया है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 के 10 फिलअप है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी आई है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, अगर स्टेबिलिटी आती है तब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर भी आपको दिए गए हैं। आपको सभी के सभी ट्रांजिशन सीरीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है
वो आपकी बुक में लिखी गई है। रूल यही का यही रहेगा, आपने सभी को अच्छे से पढ़ना है। जनरली जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, इससे अगला जो आएगा उसके अंदर जनरली जो आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आएगी तो उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर होंगे, जैसे मोलिबेडनम, टेक्नीशियन, ठीक है, प्लेटिनम, सिल्वर, ये कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएंगे एलिमेंट। तो उनका जो एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहे हैं उनका अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। एक्सेप्शनल बिहेवियर का जो आपको एक टेबल में आपको दिखा देता हूं, ठीक है, उसके अंदर आपको सभी के सभी एक्सेप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है जो आयंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हमने आज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया है। हमने 3D, 4D, 5D, 6D सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से पढ़नी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको एक या दो एलिमेंट दे दिया जाता है और उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना होता है। तो डी ब्लॉक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस टॉपिक तक ही आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आयंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो इसकी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, जो जनरल प्रॉपर्टी है फिजिकल, केमिकल, वो सभी की सभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।